मीडिया को दलाल, गोदी मीडिया, ऐसे बहुत सारे नाम मिल गए हैं। 15 साल पहले चले हैं, सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। उस समय पे क्या होता था, बड़े-बड़े घोटाले दब के रह जाते थे। हमें सिर्फ इतना पता चलता था कि ये घोटाला हुआ, इस पे सरकार जाँच कर रही है, सीबीआई जाँच कर रही है या कोई दूसरा जो भी डिपार्टमेंट जाँच करने वाला जाँच कर रही है। पर आज ये हो गया कि मान के चलिए कि मैं न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूँ। मैं न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूँ और मैं किसी भी चैनल के अंदर काम कर रहा हूँ, चाहे वो प्रो है, चाहे वो एंटी है। मुझे मेरी स्टोरी नहीं छापने दी जाती या मुझे मेरी स्टोरी नहीं चलाने दी जाती। तो आज मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं। मेरे पास सोशल मीडिया है। एक्टर्स तक ये कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं कि एक लॉबी बन गई है कि जो मोदी जी को खुश करेगा तो उसकी पिक्चर तो चलेंगी और उनकी पिक्चर को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। अभी देखिए, पहले के समय में फिल्में आपने देखा होगा कि हमारे अगर हिंदू धर्म को दिखाया जाता, ब्राह्मण को चोर दिखाया जाता। हमारे हिंदू धर्म को हमेशा यानी कि एक एक्टर है, लीडिंग एक्टर, वो मंदिर जा रहा है, काम नहीं हो रहा है, और वो हाथ में अगर 786 पहन लेता है तो गोली से भी बचता है। दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम आकाश जैन है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो द आकाश जैन पॉडकास्ट, जिसमें हम आपके बीच में लाते हैं ऐसे ऐसी खास सेलिब्रिटीज को जिससे समाज में कुछ सीखने को मिलता है। उनके बारे में हम जानते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रही। उनके बारे में हम ये जानते हैं कि उन्होंने समाज में ऐसे क्या क्या कार्य करे हैं जिनसे उनको इतनी सफलता मिली है। ऐसे ही कड़ी में आज हमारे खास मेहमान हैं विपिन गौर सर। मैं आपको सर के बारे में इंट्रोडक्शन दूं तो सर, ऐसा आप कह सकते हैं कि जो मीडिया लाइन है, मीडिया के आप इनको गुरु कर्मा भी कह सकते हैं। सभी मीडिया पर्सनैलिटीज को जोड़ने वाले एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति जिन्होंने ना सिर्फ मीडिया में एक ऐसी अपनी आप कह सकते हैं जर्नी शुरू करी थी, जिसके माध्यम से इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मीडिया मीडिया में जो लोग काम करते हैं, जर्नलिस्ट, कैमरामैन, सबको एक प्लेटफॉर्म लिया। प्लेटफॉर्म का नाम है न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ये 1993 से सर रन कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और अब हम चलते हैं अपने पॉडकास्ट की तरफ। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी ये जो अभी तक की जर्नी रही है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि ये न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बनाने का जो एक आइडिया था, इसके पीछे क्या सोच थी, कब इसका सेटअप हुआ, इसके बारे में बताइए सर। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके पॉडकास्ट में आज मुझे आपने इनवाइट किया है। न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है 1986 में मेरे फादर लेट डॉक्टर एम आर गौड़ ने शुरू किया था। और इसका शुरू करने का कारण ये था कि मेरे फादर सोचते थे कि पत्रकार जो है वो देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करता है, पर उस पत्रकार के साथ अगर कोई समस्या आ जाए तो उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। पत्रकारों के लिए जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो उन तक पहुँच नहीं पाती हैं। पत्रकारों की जो समस्या है वो कोई सुनने के लिए नहीं है। जो पत्रकार धूप में, बारिश में या कहें कि अगर कहीं युद्ध चल रहा हो तो उस युद्ध भूमि में भी वो देश को, दुनिया को खबरें देता है, अपनी जान जोखिम में डाल के हर वो कार्य करता है जो देश हित के लिए हो, जिसको पब्लिक, हमारे देश की जनता जानना चाहती है। समाज का आईना है पत्रकार। तो उस पत्रकार को मदद करने के लिए ऐसी संगठन या कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जो कि देश में चल रही हो। तो मेरे फादर ने 86 में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी और 1993 में इसको रजिस्टर्ड किया था। और उनका मोटिव यही था कि हम पत्रकारों के हित के लिए अलग-अलग काम करें, उनकी पॉलिसीज़ के लिए काम करें या उनकी कोई समस्याएँ जो हैं, उनको हम सरकार तक लेके जाएँ। क्योंकि पत्रकार आम जनता की आवाज़ को सरकार तक लेके जाता है। सरकार की आवाज़ जो है उसको अपने कलम के माध्यम से जनता तक लेके आता है, पर उसकी जो समस्याएँ हैं वो कैसे सॉल्व हो या उनका कैसे निवारण हो। इस समस्या को सुलझाने के लिए, सुधारने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये संस्था शुरू हुई थी। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान की हम कह सकते हैं कि एक सबसे पुरानी संस्था है न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसने पत्रकारों के हित के लिए हमेशा काम किया है और हमेशा काम करती रहेगी। तो सर, ये संस्था जैसे आप बता रहे हैं कि पत्रकारों के हित के लिए काम करती है, तो पत्रकार को जब ऐसे कौन-कौन से चैलेंजेस होते हैं
जो आपकी संस्था उनको एक कह सकते हैं फ्रंट रोल निभाती है और उनकी मदद करती है? आप देखिए कि पहले जब सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, गिनती के चैनल हुआ करते थे। यानी कि समाचार पत्रों पे ही लोग निर्भर रहते थे। और उस समय पे किसी माफिया के बारे में या किसी घोटाले के बारे में एक पत्रकार जब अपनी खोजबीन शुरू करता था, तो उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। कई बार आपने देखा होगा कि पत्रकार किसी माफिया के खिलाफ या माफिया की जो उनकी मतलब करप्शंस है, उनको निकालने के लिए जब वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता था, तो कई बार होता था कि उनको मार दिया जाता था या उनके एक्सीडेंट करा दिए जाते थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएँ होती थी। उन घटनाओं से बचने के लिए या उन घटनाओं का जो विक्टिम है वो पत्रकार, जिसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता था। माफियाज़ को लगता था कि पत्रकार अकेला है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है, हम कुछ भी कर देंगे, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस मिथ्ये को, इस भ्रम को मिटाने के लिए हमारी संस्था काम करती आ रही है। क्योंकि पत्रकार समाज को वो सब चीज़ें देता है, यानी कि अगर आप देख लीजिए कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक जितने बड़े-बड़े कहते हैं ना कि हमने अच्छे काम किए या क्रांति देश में लेके आए, तो उसमें पत्रकारिता का बहुत ही अहम किरदार है। तो पत्रकारों की ये जो मदद होती है, यानी कि पत्रकार का जो बैक सपोर्ट है या पत्रकार को ये लगता है कि हम कोई खबर कर रहे हैं और हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए या कोई हादसा हो जाए, तो हमारे साथ कौन खड़ा है? तो हमारी संस्था न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हमेशा पत्रकारों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तत्पर तैयार रही है। और हमारी कोशिश ये भी रही है कि जो पत्रकार हमारे सदस्य नहीं भी हैं, हम उनके लिए भी काम करते हैं। कई बार होता है ना कि आप हमारे सदस्य हैं तो ही हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारे सदस्य नहीं तो हम आपकी मदद क्यों करें? पर ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे केसेज़ हुए हैं जहाँ पर अलग-अलग चैनल्स के, बड़े-बड़े चैनल्स के पत्रकारों के साथ दुर्घटनाएँ हुई और दुर्घटना के बाद वो चैनल जो कि बहुत नामी चैनल थे, वो उन पत्रकारों के साथ खड़े नहीं हुए और न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उनके साथ खड़े हुए। जंतर-मंतर पे हमने दर्जनों ऐसे प्रोटेस्ट किए हैं, जो पत्रकारों के हित के लिए थे। तो ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, बड़े-बड़े पत्रकार हैं, जिनके साथ उनका चैनल नहीं आया, पर हमारी संस्था ने उनको सपोर्ट किया। उनके साथ जो समस्याएँ हैं, उनको सुधारने के लिए या सामने जिसने गलती करी, उनसे माफ़ी मँगवाने तक के लिए हमने काम किया। ये हमने बात करी सर की संस्था के बारे में। अब सर मैं आपसे कुछ ऐसे तीखे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि अब आपने ज़िक्र करा है और आपने मेरे को ऑफ कैमरा भी सर ने कहा था कि बिंदास बोलूँगा, जो बोलूँगा बिंदास बोलूँगा। तो उसी कड़ी में सर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। कहते हैं कि जो जर्नलिस्ट होता है, वो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है। जी। लेकिन आजकल का जो आप देख रहे हैं, जब सोशल मीडिया नहीं था और आपने अभी चर्चा भी करी कि उस समय खबरें दब जाती थी और आज ऐसा देखना जाता है कि हर कोई अपने आप में पत्रकार बन रहा है। तो एक आम आदमी में और एक जो पत्रकार वो बन जाते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि अभी एक तो केस सबके पास सब फ़ोन आ गए हैं। तो हर कोई बंदा अपना एक चैनल बना लेता है और अपने आप को वो मीडिया का मतलब वो अपने आप को जर्नलिस्ट बोल देता है। तो सर ऐसे जर्नलिस्ट को जो कुछ ना कुछ अपने प्रोपेगेंडा टाइप का चलाते हैं, तो ऐसे उन पत्रकारों की कैसे पहचान करी जा सकती है? पत्रकार वही है, जो पत्रकार है, यानी कि जिसको खबर लिखनी आती है, जिसको खबर बनानी आती है, जिसको खबर परोसनी आती है, वही पत्रकार है। अन्यथा आज के समय में आपने जो बोला मोबाइल हर किसी के हाथ में, हर कोई आजकल शुरू हो जाता है, मोबाइल निकाला, कैमरा निकाला, कहीं भी कुछ भी बोलना शुरू कर दिया और अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने लाइक बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कुछ भी बोलना शुरू कर दें। और आप देखेंगे कि इसमें 90% गाली-गलौच होती है। अब्यूसिव लैंग्वेज होती है। हाँ। गाली-गलौच होती है, जो कि हम लोग अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकते हैं। पत्रकारिता वो सिद्धांत है जो कि परिवार में, यानी कि अगर कोई 100 वर्ष का आदमी भी घर पे है और 2 वर्ष का आदमी भी घर पे है, उसके सामने परोसने वाली चीज़ है पत्रकारिता। यानी कि समाज की अच्छाइयाँ, समाज की जो समस्याएँ हैं, उनको सामने लेके आने का मतलब है पत्रकारिता। जो भी व्यक्ति मोबाइल लेके न्यूज़ बनाने लग जाता है, वो पत्रकार नहीं है, उनको कह सकते हैं कि आप उनके पास कुछ आया, उन्होंने खबरों का आदान-प्रदान कर दिया। दैट वी कॉल मीडिएटर टाइप।
बट दे आर नॉट द जर्नलिस्ट, मतलब वो पत्रकार नहीं है। तो पत्रकारिता ऐसा नहीं है कि जिसने जर्नलिज्म किया है वही पत्रकार है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले के समय में जब हमने पत्रकारिता शुरू करी थी उसमें हमने कोई कोर्स नहीं किया था, हमने नॉर्मल डिग्री करी थी और हम लोग जर्नलिज्म में आए। ये कोर्स 1990 मतलब 2000 के बाद ही आए जर्नलिज्म। बात मैं आपको बताऊं, जब हम स्कूलिंग करके कॉलेज, यानी कि मैं तो रेगुलर कॉलेज गया नहीं, यानी कि डिस्टेंस से हमने एजुकेशन ली है। तो उस समय में मास कम्युनिकेशन का मतलब होता था कि आप सिंगर हैं तो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप डांस करते हैं तो मास कम्युनिकेशन करते हैं, आप एक्टिंग कोर्स कर रहे हैं तो उसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता था, आप जर्नलिज्म कर रहे हैं उसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जहां पर मास टू मास हम लोग कनेक्ट करते हैं, यानी कि नुक्कड़ नाटक भी जो कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। उस टाइम में डिफाइंड पाथ नहीं था कोर्स का। उस टाइम पे क्या होता था कि क्योंकि हमने भी जर्नलिज्म पढ़ा है, तो जब हमारे कॉलेज में भी हिंदी में सिलेबस में पढ़ाई जाती थी, हिंदी व्याकरण, जो बेसिक टेक्निक्स होती हैं मास कम्युनिकेशन की, वो कहीं ना कहीं नहीं थी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले इन 20 सालों में आप मीडिया, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में ये मास कम्युनिकेशन कोर्स अनिवार्य कर दिया है, तो पहले के कंपैरेटिवली और अब के कंपैरेटिवली यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से ही कोर्स पढ़ाया जाता है? देखिए, पहले क्या था कि पहले मास कम्युनिकेशन मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि मास टू मास कनेक्ट करना। अगर एक सिंगर गाना गा रहा है तो वो पब्लिक को कनेक्ट कर रहा है। एक फ़िल्म अगर हम देखते हैं, तो उसमें जितने भी लाइक प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, वो भी मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो भी मास टू मास कनेक्ट कर रहे हैं। जो स्टोरी के अंदर स्क्रिप्ट होती है, उसमें हम जब कोई डायलॉग बोलते हैं या फिर हम किसी स्टोरी को देखते हैं कि इस आदमी से जुड़ी हुई है, तो हम क्या है किसी के बारे में बता रहे हैं, या कि हम कोई ऐसी स्टोरी है जो कि हमें इमोशनल कर देती है, तो हमें क्या कर रही है वो, हमारे भाव को बाहर निकाल रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मास कम्युनिकेशन थी, पर अब क्या है कि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ और अलग-अलग इंस्टीट्यूट ने मास कम्युनिकेशन शुरू जो किया है उसको सिर्फ़ जर्नलिज़्म नाम दे दिया है। अभी आप देखेंगे रिसेंटली तो पहले होता था एमए इन मास कम्युनिकेशन, पर अभी सारे कोर्सेज़ का नाम जो हो गया है एमए इन जर्नलिज़्म या बीए इन जर्नलिज़्म, जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है ना? तो मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? ब्रह्मांड है बेसिकली। पूरा ब्रह्मांड है जहाँ पर आप गा भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं। आप जो चाहे वो कर रहे हैं, जहाँ पर आप सामने वाली पब्लिक को अपने से कनेक्ट कर रहे हैं, वो मास कम्युनिकेशन है। अब किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखेंगे एमए इन जर्नलिज्म, बीए इन जर्नलिज्म। जी, तो जर्नलिज्म इज़ अ डिफरेंट, यानी कि पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन मतलब सारी चीज़ें मिल के है। सर, अभी सोशल मीडिया के आने से जो हमारे सैटेलाइट चैनल्स हैं, जिनको हम कहते हैं जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया के आने से लोगों का भरोसा ऐसा देखा जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से उठ गया है और वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। मतलब एक तरीके से कह दिया जाता है कि या तो ये गोदी मीडिया, आजकल आप सुनते भी होंगे बहुत ज्यादा गोदी मीडिया जो एक वर्ड बन गया है, कि अगर वो गवर्नमेंट के बारे में बता दें तो वो गोदी मीडिया है, या तो प्रो है या एंटी है, न्यूट्रल कोई नहीं है। तो इस विषय पे सर आप थोड़ा सा बताएं। देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि आज के समय पे मीडिया को दलाल, गोदी मीडिया, ऐसे बहुत सारे नाम मिल गए हैं। पर आप ये देखिए कि आज समय ऐसा है कि अगर आज से आप 10-15 साल पहले चले जाएँ, सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। उस समय पे क्या होता था, बड़े-बड़े घोटाले दब के रह जाते थे। हमें सिर्फ़ इतना पता चलता था कि ये घोटाला हुआ, इस पे सरकार जाँच कर रही है, सीबीआई जाँच कर रही है या कोई दूसरा जो भी डिपार्टमेंट जाँच करने वाला जाँच कर रहा है। पर आज ये हो गया है कि मान के चलिए कि मैं न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूँ। मैं न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूँ और मैं किसी भी चैनल के अंदर काम कर रहा हूँ, चाहे वो प्रो है, चाहे वो एंटी है। मुझे मेरी स्टोरी नहीं छापने दी जाती या मुझे मेरी स्टोरी नहीं चलाने दी जाती, तो आज मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं। मेरे पास सोशल मीडिया है। अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं अपनी पूरी स्टोरी पास बुलंद करने वाले बात। अपनी आवाज़ से भी, अपने वॉइस से भी, यानी कि मतलब जो मेरा कैमरा है मैं उससे रिकॉर्ड करके, अपने एडिटिंग खुद करके, उस स्टोरी को पब्लिक के सामने लेके आ सकता हूँ। तो आज के समय में क्या हो गया है कि आप ये नहीं बोल सकते कि कोई प्रो है या कोई एंटी है। एंटी तो चलो जो चीज़ें होती हैं एंटी एंटी तो अब से नहीं, वो तो जन्मांतर से है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पर हर किसी व्यक्ति का जो सोच होता है वो 2 तरीके का होता है। मैं पर्सनली अगर बात करूँ, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, तो अगर मान के चलिए मैं बीजेपी को लाइक करता हूँ, वो मेरा पर्सनल है।
और बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं न्यूट्रल हूँ। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं न्यूट्रल हूँ। मैं अपने लेखों में या मैं अपने एडिटोरियल में अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत बड़ा भूचाल आया था जो कि हमारे शंकराचार्य जी को लेके या ब्राह्मण और ठाकुरवाद को लेके ऐसे कई सारे सवाल उठे थे, उस पे मैंने आर्टिकल लिखा और मैं सरकार के खिलाफ लिखा। मैं सरकार के खिलाफ लिखा, जहाँ पर सरकार की चीज़ें इस तरीके से सामने आ रही है कि पब्लिक अगेंस्ट में है। पब्लिक का जो ध्यान है वो केंद्रित करने के लिए और पब्लिक की जो डिमांड है, उसको देखते हुए मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट न्यूट्रल रह के मैं वो लिखूँगा जो मैं लिखना चाहिए। तो मैंने वो चीज़ लिखी। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी के अगेंस्ट में भी बहुत सारे मेरे लेख आप देख सकते हैं contentpolitics.in में जाके, तो मैंने लिखे हैं। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम एंटी हैं या प्रो भी हैं, तो हमें हमारी सरकार की अच्छाइयाँ भी लिखनी चाहिए और जो कमियाँ हैं, वो कमियाँ भी लिखनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का नागरिक होने का मतलब ये है कि आप छोटी-सी मैं एक चीज़ आपको अभी लेटेस्ट का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि इतना बड़ा युद्ध चल रहा है अमेरिका और इज़राइल और ईरान का आपस में जो युद्ध चल रहा है। इस बीच में पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास आज के समय में तेल नहीं है, जिनके पास के समय में गैस नहीं है और हमारे पास सब कुछ है। भ्रम फैलाया जाता है, पैनिक किया जाता है और पैनिक करने का भी कारण ये होता है देखिए आप बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पैनिक नहीं है। पर हमारे देश में सब कुछ है पर पैनिक है घबराहट हो जाती है और लाइनों में। पैनिक होने के कारण वही आप जो बोल रहे हैं लाइनों में लोग लग जाते हैं। पर हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो उन चीज़ों को बताते हैं कि आप पैनिक मत होइए, सारी चीज़ें जो है अंडर कंट्रोल है। अब जैसे इसी बात को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबको पता है कि सरकार भी लगातार मैसेज दे रही है कि जो गैस है वो अवेलेबल है। बीच के जो मिडलमैन है वो इस तरीके के काम कर रहे हैं। मिडलमैन मतलब वो कहीं न कहीं जमाखोरी कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई भी हो रही है। तो जो जमाखोरी कर रहे हैं, हमारी सरकार ऐसे लोगों पे जल्दी से एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? मेरा मतलब सवाल आपका इसमें ऐड ऑन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया जो है, हमारी जो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो ये चीज़ें तो दिखाती है और ये चीज़ें बहुत बता रही है। कल मोदी जी ने भाषण भी दिया, उन्होंने संसद भवन में भाषण भी दिया और बताया कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर, फिर भी आप देखिए तो लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। आपने कहा इस बात के लिए कि घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन ये मैं खुद देख के आया हूँ। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर आप किसी भी गैस एजेंसी पे जाएँगे, तो वहाँ पे शॉर्टेज हो रहा है। देखिए शॉर्टेज तो होना आम बात है बिकॉज़ आप भी जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो हालात है, आपको मैं बताता हूँ ये परसों की घटना है कि हमारे उससे पहले भी हमारे जहाज़ गैस लेके क्रूड ऑयल लेके आए और कल भी हमारे 2 जहाज़ वहाँ से और निकले हैं और जिन जहाज़ों में जो हमारे नेवी के लोग हैं उन्होंने वीडियो भी साझा करी है। उससे कुछ ही समय पहले थाईलैंड के जहाज़ों पे आक्रमण हो गया, उनको क्रॉस करने नहीं दिए। यानी कि पाकिस्तान, उनकी नेबर कंट्री, पाकिस्तान के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस नहीं नहीं करने दिया। जी, आज की न्यूज़ थी ये। ठीक है ना? आप ये देखिए कि हमारे भारत की रणनीति, कूटनीति और राजनीति इतनी प्रबल है, इतनी मजबूत है कि एकमात्र हमारा देश हिंदुस्तान है जहाँ पर लगातार हमारे पास गैस आ रही है, क्रूड ऑयल आ रहा है, हमारे जहाज अच्छे से क्रॉस कर रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है। हमारे भारतीय मूल के जो लोग बाहर विदेशों में रह रहे हैं, वो देखिए ना कि कितना इंडिया में आके कितनी खुशी दिखा रहे हैं कि हमारा भारत का झंडा था तो हमको किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्री होते हुए पाकिस्तानियों को वो लोग दुश्मन की नज़र से देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि विश्व गुरु वाली जब हम भी बात करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा देश कुछ समय पहले क्या था और आज हमारा देश क्या है। विश्व भर में, दुनिया भर में हमारे भारत का डंका गूँजता है। यहाँ तक कि आज अमेरिका और दूसरे जो देश हैं वो भी ये चाहते हैं कि भारत मध्यस्थता करे। यानी कि भारत बीच में आए, ईरान से भी बात करे, अमेरिका से भी बात करे, इज़राइल से भी बात करे क्योंकि इस युद्ध होने से पहले ही हमारे प्रधानमंत्री इज़राइल में थे और उनको वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर का एक बड़ा अवार्ड दिया गया है। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज इतने सक्षम हैं कि दुनिया भर में उनका एक नाम है, उनको मध्यस्थता के लिए आगे लाया जाता है। मैं इसी कड़ी में सर एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। कहते हैं कि हमारे देश को हमारी सरकार का कहना है कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं। लेकिन अभी हमारे देश में सर बेसिक नीड्स की ही बहुत कमी है। अगर आप देखें, अभी हमारा पर कैपिटा इनकम भी बहुत नीचे है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है, हमारा जो डॉलर है, डॉलर
भला है, रुपए हमारा गिरा है, इन सबको देखा जाए तो आपको ऐसा नहीं लगता सर कि मतलब नाम तो बहुत हो रहा है, जमीनी स्तर पे काम उतना नहीं हो रहा है? क्योंकि विपक्ष भी लगातार यही आरोप लगाता रहता है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, कि काम बढ़े और दर्शन छोटे। तो इस बारे में सर क्या कहेंगे? आप एक छोटी चीज़ बताइए कि अगर एक व्यक्ति है, वो आदी है सुबह-सुबह कचरा साफ करने का। जी। गंदगी में रहने का, कचरा साफ करके वो बीनता है, वो बीनने के बाद उसे उठाता है, उसको जला देता है। यानी कि मतलब प्रदूषण भी फैला रहा है। अब आप उसके पास गए, आपने बोला कि भाई तू ये उल्टे-सीधे काम क्यों कर रहा है? एक काम कर, तू अच्छा काम कर, ये बीन के तू दे दे, मैं तेरे को पैसा दे दूँगा। और उसकी आदत क्या है? वो रूटीन बना हुआ है कि मेरे को ये काम करना है और आग भी लगानी है, प्रदूषण फैलाना है। वो बहुत लंबे समय से करता आ रहा है। तो उसको सही पाथ में लाने के लिए समय चाहिए। ऐसी हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, जहाँ पर पुरानी सरकारों ने हमारे ब्यूरोक्रेसी को इतना आदी डाल दिया था कि भ्रष्टाचार का आदी। ऐसा नहीं कि अभी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, अभी भी बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, पर इस भ्रष्टाचार को ठीक होने में समय लगेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से परिवर्तन नहीं आता है, जादू की छड़ी कहीं भी नहीं होती है। अगर आप बात करें पुराने आदिकाल में भी, उस समय में भी जो है ऐसे बहुत सारे लोग होते थे, जिनको हम दोगला कहते थे या फिर बोलते थे एंटी एंटी लोग होते थे, हमारे देश के खिलाफ बोलने वाले लोग होते थे। तो ऐसे लोगों को समझाने में और समझा के वापस अच्छे तरीके से पॉजिटिवली तैयार करने में समय लगता है। तो हमारी जो सरकारें हैं अच्छा काम कर रही है। अब देखिए ना, आप हम लोग बैठे हैं, हमारी सोच क्या है, हम देश के लिए अच्छा सोच रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम एंटी नेशन कोई बात ही नहीं कर सकते। अब हाँ, एंटी नेशन कोई बात करता दिखेगा तो टोक देंगे। अभी मैं आपको इसी कड़ी में जोड़ूँ, अभी जैसे धुरंधर पिक्चर आई है, जी। तो धुरंधर को जो लोग कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वो उसको एक प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार से एक जो मुझे पर्सनली एक जो बहुत अच्छी बात लगती है कि हर हिंदुस्तानी में एक देशभक्ति बहुत जगी है। अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि वाकई में ही पूरा देश एक है। और धुरंधर देख के ऐसा लगा भी, हो सकता है कि धुरंधर किसी को प्रोपेगेंडा लगे, धुरंधर किसी को कुछ लगे, लेकिन एक देखा जाए तो उस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तानियों ने हम लोगों पे, मतलब उनके जो भी टेररिस्ट होते थे, वो किस तरीके से अटैक करते थे। अब जब वो पिक्चर बाहर निकल गए तो उस पिक्चर में भी कुछ लोगों का कहना है कि ये पिक्चर जो है प्रोपेगेंडा है, ये पिक्चर जो है मोदी जी को खुश करने के लिए बनाई गई है। एक्टर्स तक ये कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं कि एक लॉबी बन गई है कि जो मोदी जी को खुश करेगा तो उसकी पिक्चर तो चलेंगी और उनकी पिक्चर को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। तो ऐसी चीजों को लेके आप थोड़ा बताइए सर। देखिए, मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में रहा, लंबे समय तक रहा। मैं सन 2004 से लेकर सन 2010 तक मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री में मैंने काम किया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। अब ये देखिए, पहले के समय में फ़िल्में आपने देखा होगा कि हमारे अगर हिंदू धर्म को दिखाया जाता, ब्राह्मण को चोर दिखाया जाता। हमारे हिंदू धर्म को हमेशा यानी कि एक एक्टर है, लीडिंग एक्टर, वो मंदिर जा रहा है, काम नहीं हो रहा है, और वो हाथ में अगर 786 पहन लेता है, तो गोली से भी बच जाता है। जी, जी, जी। ये प्रोपेगेंडा पहले था। जो आप प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं ना, ये प्रोपेगेंडा पहले था कि हमारे लोगों को उल्टी शिक्षा देना। आप साउथ में जाइए ना, पहले से लेकर अब तक, वहाँ पर आप देखिए बड़ा अच्छे मैसेज देते हैं। मैसेज आप शंकर साहब की फ़िल्म देखिए, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फ़िल्में आप देखेंगे, अब से नहीं, पुराने समय से उनकी फ़िल्मों में मैसेज मिलेगा, वो मैसेज पॉज़िटिव होगा। पर हमारी बॉलीवुड की फ़िल्मों में पहले जो मैसेज मिलता था, वो इस तरीके से होता था कि आप कभी भी देखा है, मुस्लिम लड़की, हिंदू लड़का, नहीं, 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 है उल्टा होता था। उल्टा होता था कि हमेशा लड़का मुस्लिम होता था, लड़की हिंदू होती थी। अभी अभी एक फ़िल्म आ रही थी, वो क्या पंडित करके एक, वो घूसखोर पंडित। घूसखोर पंडित। अब घूसखोर मौलाना क्यों नहीं आ सकी? जी। घूसखोर मौलाना भी आ घूसखोर तो कोई भी हो सकता है, सही हो सकता सकता है, घूसखोर तो आप मौलानाओं के देखिए, लगातार न्यूज़ में आ रहा है मौलाना कैसा काम कर। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्रोपेगेंडा पहले था हमारे लोगों को आपस में तोड़ने का, हमारे लोगों को ये बताने का कि हिंदू मुस्लिम ऐसा होता है, हिंदू मुस्लिम ऐसा होता है, यानी कि लव जिहाद को बढ़ाने वाला पुराना हमारा जो फ़िल्म इंडस्ट्री थी वो थी। मैं तो गुज़र चुका हूँ इन चीज़ों से। जब हमारे डिवोशनल यानी कि हमारे महाभारत या इस तरीके के हम लोग सीरियल्स के ऑडिशन देने के लिए जाते थे, और जो वहाँ पर कैमरामैन या अदर
जो लोग होते थे उनका रवैया बड़ा अलग होता था। ओके। मतलब मैं अब आपसे बयाँ करूँ तो अच्छा नहीं है क्योंकि वो समय बीत गया है। पर अब जो समय है, आप ये देखिए एक छोटी-सी बात बताता हूँ कि आज बीजेपी की सरकार है। हमारे हिंदू लोग गालियाँ दे रहे हैं मोदी जी को, क्यों? कह रहे हैं जी मुसलमानों को ज़्यादा देते हैं, जी, ये तो आप कह सकते हैं। ठीक है? आप ये देखिए कि उम, कई लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम को आपस में झगड़ा करवा रहे हैं। पर मैं ये बोल रहा हूँ कहाँ मुस्लिम लोगों को पहले से ज़्यादा तो चीज़ें सबसे ज़्यादा सुविधा तो मिल रही है। मिल रही है। पहले के समय में कांग्रेस ने तो मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया, पढ़ने नहीं दिया उनको। आज देखिए मुसलमानों के बच्चे इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छी-अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। ये तो हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि जो हमारे यहाँ शूद्र हैं या हरिजन लोग हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है गवर्नमेंट। अब ये बढ़ाने के काम में अगर हम इसको प्रोपेगेंडा बोल दें, तो वही वाली बात है ना कि नेकी कर दरिया में डाल वाली बात है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, छोड़ दो जो जो बोलना है बोलने। सर, अगर मैं अभी बात करूँ, आपको क्या लगता है, अब 3-4 राज्यों में चुनाव हैं, तो इन 3-4 राज्यों में चुनाव में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि सिर्फ़ एक बंगाल ऐसा बीजेपी से अछूत रह गया है, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है पूर्ण रूप से। तो इस बार आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि ममता बनर्जी जी को वहाँ पे कुछ टक्कर मिल सकती है, बीजेपी की वहाँ बहुमत वाली सरकार बन सकती है? आप ये देखिए ना एक छोटी-सा एग्ज़ाम्पल पिछले इलेक्शन का। ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई। हाँ, याद है आपको? जी, बिल्कुल। अब जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अपनी सीट से हार सकता है, तो इसका मतलब बंगाल में बीजेपी आ सकती है। परिवर्तन की लहर है वहाँ। पर आप ये देखिए कि जब बंगाल में ममता दीदी की सरकार बनाती है, तो ईवीएम मशीन ठीक होती है। अगर वहीं वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, तो क्या होगा कि वहाँ पर ईवीएम हैक हो जाएगा। सब ठीक है, वोट देते हैं कि ईवीएम में जहाँ बीजेपी सरकार जीतती है, वहाँ ईवीएम हैक होते हैं, पर जहाँ पर कांग्रेस या दूसरी सरकारें जीतती हैं या दूसरी पार्टियाँ जीतती हैं, सरकार बनाती हैं, लोकतंत्र की जीत। तो वहाँ लोकतंत्र की जीत होती है। पर मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर अ, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी काँटे की टक्कर है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी या और भी जो बड़े नेता हैं वहाँ पर, वो आए तो ममता की पार्टी से। ममता बनर्जी की पार्टी से आए हैं और कहीं न कहीं हम जिस घर में रहे होते हैं, वहाँ की जूठन हमने खाई होती है, तो हमारे अंदर वो चीज़ें थोड़ी बहुत रहती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वहाँ पर सरकार अगर बनाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी और अदर राज्यों के अंदर तो हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लगभग सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, उत्तराखंड में भी थोड़ा-सा हमें शंका है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी क्योंकि लगातार पिछले 2 सालों से पब्लिकली मीडिया में भी कहते हैं ना गॉसिप्स चल रहे हैं कि धामी जी को हटाया जा रहा है, धामी जी को हटाया जा रहा है, उत्तराखंड में बेहाली है, धामी जी को हटाया जा रहा है। तो ये गॉसिप्स 2 साल से चल रहे हैं, जब गॉसिप बहुत ज़्यादा चलते हैं तो फिर क्या होता है कि एंटी इनकम आती है जिसमें कि वो जो गवर्नमेंट रनिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में वोट पड़ते हैं। तो मेरी उत्तराखंड का थोड़ा बहुत डाउटफुल है पर यूपी में हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो उनकी तो मैं क्या बोलूँ कि पर्सनली भी मैं उनको लाइक करता हूँ और बीइंग अ जर्नलिस्ट भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा जो देश है उसके लिए बहुत कुछ किया है। अभी कल केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने एक भविष्यवाणी करी है, हो सकता है आपको पता होगा इस बारे में। उन्होंने कहा है कि मोदी जी अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएँगे और 2026 में ही ये सरकार टूट जाएगी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? मतलब ऐसा आपको लग रहा है, कुछ नज़र आ रहा है आपको? कहते हैं जो खुद टूटा हुआ उसको दूसरे टूटे की बात नहीं करनी चाहिए। आप देखिए कि केजरीवाल जी इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोलते थे। दिल्ली में वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब देखिए क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। आप ये देखिए कि उन्होंने हज़ारों करोड़ का फंड अपना मैं छोटी-सी चीज़ मैं बताता हूँ एग्ज़ाम्पल। हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी। तो केजरीवाल जी का पॉडकास्ट तो हुआ एक, जिसका टोटल खर्चा आया 10-15 लाख रुपए। पर इस पॉडकास्ट का प्रमोशन करने में जो खर्चा आया, वो आया 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए। एडवर्टाइज़मेंट में उनकी गवर्नमेंट ने बहुत खर्चा करा था। अब ये बताइए कि ये खर्चा अगर हम लोग मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जहाँ पर आप देखेंगे कि रात को कुत्ते-बिल्ली जाके सो रहे हैं, गंद पड़ा हुआ, लोग वॉशरूम की तरह उनको यूज़ कर रहे हैं। लाखों करोड़ों का बजट उन्होंने जो है मोहल्ला क्लिनिक पे खर्च किया। ऐसे बहुत सारे फंड हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से सही दिशा में खर्च किए जाते, तो दिल्ली के अंदर दोबारा उनकी सरकार बन सकती थी। मैं खुद अरविंद केजरीवाल को बड़ा सपोर्ट करता था। लेकिन सर, अगर अभी आप जो 2025 में दिल्ली के चुनाव हुए हैं,
तो बहुत सीटों पे तो बहुत कांटे की टक्कर रही है। ओवरऑल सिर्फ 2.5 लाख वोटों का मार्जिन था जहाँ पे आम आदमी हारी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं आपको ये बताऊँ देखिए, हमारे दिल्ली के अंदर समाज बँटा हुआ है, ठीक है ना? दिल्ली के अंदर समाज बँटा हुआ है, आप देखेंगे कि जितने भी पढ़े-लिखे लोग हैं, वो बहुत कम वोट डालते हैं। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। जो पढ़ा-लिखा आदमी है, बहुत कम वोट डालता है। असली वोटर कौन होता है? झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला, रिक्शा चलाने वाला आदमी, सब्जी बेचने वाला आदमी, जो रोज़मर्रा मज़दूरी करके अपने घर को चलाता है, वो होता है असली वोटर। तो जो केजरीवाल ने युवाओं को देना था, वो नहीं दिया और पंजाब के अंदर देख लीजिए, पंजाब के अंदर अब जाके सरकार में थोड़ी-सी स्थिरता आई है। मैं हाल ही में भी पंजाब गया था, लोगों ने बोला पहले समस्याएँ थी, थोड़ा-सा स्थिरता है। देखिए, बीइंग अ जर्नलिस्ट जो सच है मैं वही बोलूँगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैं कुछ भी बोलता चले जाऊँ। तो वहाँ पर मेरे कई सारे अधिकारियों से भी बात हुई, लोगों से बात हुई, तो अच्छा लगा कि देखिए कोई भी सरकार हो, जनता के लिए काम करेगी तो अच्छी बात है। अब मैं सर, मेरा एक जो क्वेश्चन था यही आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि एक मुस्लिम्स के बीच में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत आई है। इन सबको देखते आप भी देख रहे होंगे कि लगातार सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत वीडियोस वगैरह चलती रहती हैं। तो ऐसा माहौल क्या सिर्फ सोशल मीडिया पे दिख रहा है या जमीनी स्तर पे भी है कि जहां पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम्स में आपस में बैर है या लड़ाई हो रही है, या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया या 4 लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को करने पे मजबूर करते हैं? देखिए आपको सच्चाई बताऊं तो ये सारे सोशल मीडिया पे जो आप पॉपअप्स देखते हैं, जिसे पॉपअप बोलते हैं हम लोग, ये सारी चीजें जो हैं, जो बीजेपी की विपक्ष की पार्टियां हैं, वो सब तैयार कर रही हैं। वो इसलिए तैयार कर रही हैं कि जहां पर मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट नहीं डालता था, आज बीजेपी को वोट डाल रहा है। हाँ भाई उनको तो समस्या इस बात की है कि हमारा वोटर बीजेपी के पास कैसा चला गया। तो एंटी करने का जो काम कर रही है वो दूसरी पार्टियां कर रही है। मुझे नहीं लगता है कहीं भी बीजेपी कहीं एंटी कर रही है। और पहले के समय में आप देखिए, कोई यादव को कोई मुस्लिम युवक मार देते थे, यही पास की घटना है, शेख नगर की घटना, तो खबर दब जाती थी, कोई नहीं जाता था। किसी मुस्लिम व्यक्ति की किसी ने चांटा भी मार दिया तो पूरा का पूरा जो है सरकारों के मंत्री संतरी सब वहां पहुंच जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के अगेंस्ट में, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, हम लोग साथ में बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं मुस्लिमों से। हमारे मीडिया इंडस्ट्री के अंदर हमारे बहुत सारे चैनल के एंकर्स हैं। आप रूबिका लियाकत देखिए, आप रोमाना इसार खान देखिए, आप सईद अंसारी देखिए, वो देश हित के लिए अपनी बात रखते हैं और उनके अगेंस्ट में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति गलत बोलता है तो उनको तुरंत रिप्लाई करते हैं। तो अगर ऐसा होता तो शायद आज इन चैनलों में ये लोग नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारे देश में आज बैलेंस है, आज एक दूसरे की इज्जत है, पर प्रोपेगेंडा सामने वाली पार्टियां फैला रहे हैं कि मुस्लिम के अगेंस्ट की सरकार है, मुस्लिम को दबना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, आज देश में हालात थोड़े से खराब इसलिए है क्योंकि युद्ध चल रहा है और हमारे देश में अच्छी चीजें हो रही हैं। जब भी अच्छी चीजें होती है तो क्रिटिसिज्म ज्यादा बढ़ जाता है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ हमारे खास मेहमान विपिन गौर सर, और सर से हमने बेबाक बातें करी, एक एक सवाल पूछा, सर ने सारी बातों का खुलकर जवाब दिया। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए द आकाश जैन पॉडकास्ट शो।